नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज आखिरकार 2.5 साल बाद प्रधानमंत्री को मणिपुर की याद आ ही गई और प्रधानमंत्री मणिपुर पहुंचे तो अब जाहिर सी बात है, मणिपुर पहुंचने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें वहाँ किस तरह से सैनिटाइज की गई थी, ये खबरें आपने पढ़ी, देखी, सुनी होगी। मतलब सोशल मीडिया पर, मेन मीडिया तो नहीं दिखाएगा, लेकिन फिर भी देखिए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कैसे स्कूली बच्चों को, बेचारों को खड़ा कर दिया गया। और आपको याद है जब राहुल गांधी गए थे तो उनके स्वागत के लिए कैसे लोग दोनों सड़क के दोनों तरफ खड़े थे, उनसे मिलना चाह रहे थे। और आज प्रधानमंत्री के लिए 2.5 साल बाद भी स्कूली बच्चों को खड़ा करना पड़ रहा है। और मज़े की बात है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर में जाकर भी कौन याद आया? नेपाल याद आया। नेपाल के नाम संदेश दे रहे हैं कि नेपाल को जो है वो, नेपाल के साथ भारत का रिश्ता कितना पुराना है, ये याद दिला रहे हैं। और वहीं लोग याद दिला रहे गोदी मीडिया को कि क्या गोदी मीडिया आज भी, खास करके जो मेन हमारे स्टार एंकर्स है, ये इस तरह के प्रोग्राम चलाएंगे जैसे जिस दिन राहुल गांधी मणिपुर गए थे, बड़ी शान से आज तक ने चलाया था, मणिपुर पर मरहम या सियासत गरम। आज ये सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा कि 2.5 साल बाद अचानक प्रधानमंत्री को मणिपुर क्यों याद आ गया? अच्छा, मणिपुर में जाके लोगों से मिले, दुख दर्द बांटा या क्या किया, वो नहीं। उनके मंत्री भी बाकायदा किस चीज़ का बखान कर रहे हैं? मंत्री बखान कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने रेलवे से जोड़ दिया, नॉर्थ ईस्ट को रेलवे से जोड़ दिया और कांग्रेस सोई रही। और रेलवे मिनिस्टर इसका बखान कर रहे, तो कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने भी पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया कि किस तरह से ये सारा प्रोजेक्ट, दरअसल 2008-2009 में जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, जीरीबाम इम्फाल रेल प्रोजेक्ट, ये कांग्रेस, मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में सैंक्शन हुआ था। 35,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया जो है इसके लिए हुआ था। 2014 के बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार गई तो उसके बाद मौजूदा सरकार उस पर बैठ गई। जब तक 2014 से पहले 2000 करोड़ खर्च कर चुकी थी, मणिकम टैगोर लिख रहे हैं, सरकार, और 11 टनल और मल्टीपल ब्रिज बना चुकी थी तब तक। लेकिन 2014 से 24 तक बीजेपी इस प्रोजेक्ट पर बैठी रही। और अब जब 24 में जब वोट चोरी का मुद्दा छाया है, वोट चोरी में फंसे हुए हैं, तो अब याद आ रहा है। तो अब वही, खैर पुरानी बात है, अभी इसमें बोलने का भी कोई वो नहीं कि 14 से लेकर अब तक वही देखते हैं कि जो पिछली सरकारों के किए काम है या पिछली सरकारों ने शुरू किए काम है, उनका श्रेय लेते हुए हमेशा दिखे हैं प्रधानमंत्री। उन्हीं योजनाओं को पूरा होने के बाद पूरा श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, वही चीज़ आज भी करी। लेकिन 2.5 साल बाद मणिपुर पहुँचे प्रधानमंत्री, देखने की बात यह है, हैरानी की बात यह है। खैर, अब मणिपुर प्रधानमंत्री गए हैं। अब आपको मालूम है मणिपुर कहने जाने का एक मकसद ये भी है कि जो इमेज को डेंट पहुंचा है, उसमें एक मणिपुर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री पे पूछा जाता था क्यों नहीं जाते मणिपुर, और इमेज पे डेंट पहुंचा है। जो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, उसके बाद प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है या जो एक इमेज है वो बड़ी नीचे गिरी है। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा है कि वो तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण था, छोटा सा धमाका था, अभी हाइड्रोजन बम तो बाकी है, वो बड़ा खुलासा करेंगे। अब जब से राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम का जिक्र किया है, उस हाइड्रोजन बम की टेंशन रोज़ाना, रोज़ के रोज़ बीजेपी में दिख रही है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक एक ही नाम बीजेपी के हर नेता की ज़ुबान पर है, वो राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बस उन्हीं का, और कोई बात ही उनके मुंह से नहीं आती। लेकिन राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम की बात की, लेकिन क्या हाइड्रोजन बम के बाद न्यूक्लियर भी, कुछ न्यूक्लियर बम जैसी चीज़ भी राहुल गांधी करने वाले हैं? न्यूक्लियर बम क्यों कह रहा हूँ मैं? इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने एक बार फिर सड़क पर उतरने की ठानी है। लेकिन इस बार राहुल गांधी जहाँ या जिस राज्य में सड़क पर उतर रहे हैं, अगर भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और बिहार की वोट अधिकार यात्रा का रिकॉर्ड देखें, राहुल गांधी जब जब सड़क पे उतरे हैं, कामयाबी उनको मिली है। अगर इसी कामयाबी का ये जो क्रम है दोहराया इस अगली यात्रा में, राहुल गांधी की इस यात्रा में भी कामयाबी मिली, तो सच में कह रहा हूँ गुजरात लॉबी की जड़ें हिल जाएगी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ये यात्रा गुजरात में करने वाले हैं।
जो आजादी दिलाया वो भी गुजरात का ही है, जो एक किया सबको वो भी गुजरात का है। ये दो महत्व व्यक्ति हमारे कांग्रेस में पैदा हो गए, लेकिन आपने दूसरे दो दिए हमको। अरे क्यों हंस रहे? अभी मैं कुछ बोला ही नहीं। लेकिन दूसरे आप दो दिए, जो आजादी गांधी जी ने हमको दिलाई वो आजादी के खिलाफ और स्वतंत्रता के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं या नहीं? वो भी कहाँ के हैं? वो भी गुजरात के ही है। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही तो थी मजाक में, उस दिन तो लगा था मजाक कर रहे हैं, लेकिन इस बात को गली गली में, गुजरात की गली गली, घर घर तक पहुंचाने की सोची थी, ये हमें आइडिया नहीं था। लेकिन अब पता लगा है कि राहुल गांधी जल्द ही गुजरात के हर विधानसभा क्षेत्र में यात्रा करेंगे। न सिर्फ यात्रा करेंगे बल्कि यात्रा के दौरान आम लोगों के घरों में रुकेंगे, अपने ज़िलाध्यक्षों के साथ घूमेंगे, लोगों की समस्याएं जानेंगे और गुजरात को बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल वोट चोरी के ज़रिए कैसे ये बीजेपी इतने साल से सत्ता में न सिर्फ गुजरात में बनी हुई है बल्कि देश में भी उसी फार्मूले पर चल रही है। यानी राहुल गांधी एक तरह से कह रहे हैं कि घर में घुसकर पोल खोलूंगा, ये एक उन्होंने ठाना है। अब आप सोचिए, अगर गुजरात में राहुल गांधी की ये यात्रा को ट्रैक्शन मिलता है, राहुल गांधी की इस यात्रा के साथ वैसे ही लोग जुड़ते हैं जैसे बिहार में भी हाल ही में हमने देखा या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखा, तो ये पूरा सीन बदल जाएगा। क्योंकि इस देश में कौन है जो पावरफुल सेंटर है, जो इस देश को चला रहे हैं? वो वही जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2 गुजराती पावर में हैं और 2 गुजराती उस पावर का फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी 4 गुजरात के लोग इस देश में इस वक्त इस देश को चला रहे हैं और इसीलिए गुजरात लॉबी इसको नाम पड़ा है। अब अगर गुजरात में ही राहुल गांधी ने जड़ें हिला दी, गुजरात में ही राहुल गांधी ये नारा चिपकाने में कामयाब हो गए कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो फिर इस देश में यूं ही गुजरात लॉबी का जो दबदबा है वो कमज़ोर हो जाएगा। वैसे भी बीजेपी के अंदर भी लोग तैयारी में बैठे हैं। बीजेपी के लोग तो मुझे लग रहा है बीजेपी में बहुत से लोग इस वक्त खुश हो रहे होंगे जब उन्होंने सुना कि राहुल गांधी गुजरात में यात्रा करेंगे, वो भी हर विधानसभा में, आधी बदी नहीं, हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। तो उन्हें तो लग रहा होगा कि यही तो एक मौका है, अकेले राहुल गांधी है जो इस गुजरात लॉबी से पीछा छुड़ा सकते हैं और उनका मौका बन सकता है। अब पहले हाइड्रोजन बम की बात राहुल गांधी करेंगे, जाहिर सी बात है, उसमें अब तो कोई शक भी नहीं रहा। बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि वाराणसी का जिक्र तो होना ही होना है और उसी डर का नतीजा था कि प्रधानमंत्री वाराणसी जाते हैं और अजय राय और समूचे विपक्ष के नेताओं को नज़रबंद कर दिया जाता है, रोड के आसपास सैनिटाइजेशन कर दी जाती है। वरना प्रधानमंत्री पहले भी कई बार वाराणसी गए, तब तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था, तब तो उन्होंने ये सब नहीं किया था। अब क्यों ज़रूरत पड़ी और क्यों अब ज़रूरत पड़ रही है कभी वाराणसी जाने की, कभी मणिपुर जाने की, कभी पंजाब जाने की? प्रधानमंत्री 2.5 साल से मणिपुर नहीं गए थे, 2.5 साल बाद मणिपुर याद आ गया। पंजाब बाढ़ें तो बहुत सारी जगह आई, जब मणिपुर नहीं जा रहे थे तो लोगों को लगा था पंजाब भी नहीं जाएंगे, लेकिन पंजाब प्रधानमंत्री पहुंच गए। वो इसीलिए पहुंच गए कि वो समझ गए हैं कि ये जो वोट चोर वाला मुद्दा है राहुल गांधी का, ये ज़मीन पकड़ गया है, इसका असर दिखने लगा है। अभी फौरी तौर पर ऊपरी असर दिख रहा है, लेकिन ज़मीन पर असर हुआ है कि नहीं हुआ, ये बिहार के चुनाव से हमें पता लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार का चुनाव न्यूट्रल होता है और वहाँ बीजेपी को और जेडीयू कॉम्बिनेशन को हार मिलती है, महागठबंधन जीत जाता है, तो चुनाव आयोग पर भी बहुत बड़े सवाल उठ जाएंगे। चुनाव आयोग को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें फिर खुलेंगी और खुलेंगी। और वैसे भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक डर ऐसा बिठा दिया है कि जो चुनाव आयोग से रिटायर होकर बैठे हैं, उनके दिल में भी एक बहुत बड़ा डर बैठ गया, जो इन 10 सालों में जिन्होंने काम किया और रिटायर होकर घर बैठे हैं। तो ये एक तरह से गुजरात एक जो है, जिसको मैं कहता हूँ राहुल गांधी का एक पर्सनल पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर 1 है। गुजरात को लेकर मुझे लगता है जैसे
मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने ठाना था कि इस देश को कांग्रेस मुक्त करना है और गांधी नेहरू परिवार को बिल्कुल डिमोलिश कर देना है। उसी तरह से राहुल गांधी ने भी ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से ठान लिया है कि इस गुजरात से सबसे पहले मुझे बीजेपी को सत्ता से हटाना है। गुजरात में जो बीजेपी की जड़ें हैं इन्हें कम करना है, और वो इसलिए भी कि शायद उन्हें 17 में एक उम्मीद दिख गई थी जब उन्होंने खुद कैंपेन किया था और बहुत नज़दीकी जो है वो जीत के नज़दीक पहुंच गए थे, बहुत कम जो है वो कसर रह गई थी। तो उसी उम्मीद को अगर दोबारा राहुल गांधी जगा रहे हैं, और अगर सच में गुजरात में अगले विधानसभा चुनाव में शायद 27 में होने हैं, अगर 27 के विधानसभा चुनाव में कहीं कांग्रेस कुछ उलटफेर करने में कामयाब हो जाती है तो 29 से पहले और कुछ हो ना हो, गुजरात लॉबी का कम से कम इस देश की राजनीति से वर्चस्व कम हो जाएगा। ये पक्की बात है। ये तो फिर बहुत एक बड़ा उलटफेर बीजेपी के लिए भी हो जाएगा। बीजेपी के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके का उलटफेर हो जाएगा, कॉर्पोरेट जगत में उलटफेर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में उलटफेर हो जाएगा अगर राहुल गांधी कामयाब होते हैं। गुजरात को लेकर कांग्रेस कितनी सीरियस है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब संगठन सृजन की बात होती है वो गुजरात से होती है, जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाने की बात होती है गुजरात से होती है, जिला अध्यक्ष चुनने की शुरुआत होती है गुजरात से होती है, राहुल गांधी खुद शुरू करते हैं। फिर उन जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग का कैंप चलता है, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल पहुंचते, वो आते हैं, अगले दिन राहुल गांधी वहां पहुंच गए। राहुल गांधी भी वहां पर जो है वो उनको ट्रेन कर रहे हैं। बाकायदा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के पास एक रिपोर्ट है पूरी, जिसका जिक्र केसी वेणुगोपाल ने अपने भाषण में भी किया था कि जो 40-45 जितने भी जिलाध्यक्ष वहाँ चुने गए हैं उनकी अब तक की परफॉर्मेंस, पिछले 1-1.5 महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट राहुल गांधी के पास है कि कौन कितना क्या कर रहा है, किस लेवल का कर रहा है। उसी आधार पर अब छंटनी होगी और उसके बाद अब जिला नहीं, माफ़ कीजिएगा, विधानसभा क्षेत्र लेवल पर राहुल गांधी खुद लोगों के बीच जाना चाहते हैं। एक बात तो तय है, बीजेपी में नेता चाहे कितने ही बड़े हों, राहुल गांधी से किसी भी चीज़ में कोई भी राजनीतिक रूप में मुकाबला कर सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं, जो भी है, मैं उसमें डिबेट में नहीं जाना चाहता। लेकिन एक चीज़ में बीजेपी राहुल गांधी का मुकाबला कभी नहीं कर सकती, उनके पास कोई नेता ही नहीं है, वो है ये जो यात्राओं का दौर राहुल गांधी ने शुरू किया है, ये जो पब्लिक कनेक्ट शुरू किया है ना राहुल गांधी ने, ये पब्लिक कनेक्ट उस आयुर्वेदिक दवाई की तरह है जो धीरे धीरे असर तो करती है लेकिन लंबा असर करती है, बीमारी को जड़ से मिटा रही है। राहुल गांधी के लिए ये यात्राएं वो काम कर रही है। एक मुझे ऐसा लगता है जैसे बीजेपी को राहुल गांधी फोबिया हो गया है, सुबह से शाम तक राहुल गांधी करती रहती है, उसी तरह से राहुल गांधी को ये यात्रा फोबिया हो गया, फोबिया नहीं, उसको क्या कहते हैं, यात्रा एडिक्शन हो गया है कि उन्हें लगता है कि वैसे भी फिजिकल फिटनेस के शौकीन राहुल गांधी है ही, फिजिकली सबसे फिट नेता हैं, उन्हें लगता है कि फिटनेस पे काम करने से बेहतर है एक साथ 2 काम करता हूँ, यात्रा कर लेता हूँ, फिटनेस की फिटनेस हो जाती है, यात्रा की यात्रा हो जाती है, पब्लिक से कनेक्ट हो जाता है, उनके मुद्दे जानने को मिलते हैं। तो ये नई कांग्रेस की नए राहुल गांधी है। जिन राहुल गांधी को युवराज कह के धिक्कारा जाता था, जिन राहुल गांधी को पप्पू कह के मजाक उड़ाया जाता था, आज उसी युवराज पप्पू के हर कदम पर पैनी नज़र रखी जाती है। वो देश में हो तो भी, देश से बाहर हो तो भी उन पे हर जगह नज़र रखी जाती है। ऐसा खौफ एक लीडर ऑफ अपोजिशन ने पैदा कर दिया है। सोच सकते हो आप, एक लीडर ऑफ अपोजिशन का खौफ उस सरकार पे पैदा हो गया जो सरकार यूँ एक इमेज बना रखी थी कि आगे देश तो छोड़े, दुनिया में कोई उनके आगे नहीं टिकता। वहाँ ऐसा खौफ हो गया कि एलओपी की हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है। हाँ, एक चीज़ है, वो है अपनी बातों से पीछे हटना, अपनी बातों से मुकरना। ये भी एक आज की डेट में कॉमन बात हो गई। अब आपको मालूम है इस वक्त डिस्कशन का मुद्दा क्या है, किस बात पे सोशल मीडिया में एक बहस छिड़ी हुई है कि वो है जो रविवार को भारत और पाकिस्तान का एशिया कप में मैच है।
याद है मोदी जी ने बड़े बड़े दावे किए थे, सब ने सुने होंगे, आज उनके दावे रिपीट हो रहे हैं कि मेरी लहू में गर्म सिंदूर दौड़ता है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें याद दिलाई जा रही है। लेकिन वो सब दूसरे लोगों के लिए, दूसरी चीज़ों पर हैं, क्रिकेट के लिए नहीं। क्रिकेट मैच तो होगा, क्योंकि भाई उसके कर्ता धर्ता पूरे विश्व क्रिकेट के कर्ता धर्ता इस वक्त कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह। भारत में क्रिकेट के कर्ता धर्ता कौन इस टाइम चला रहे हैं? अमित शाह के बेटे, और साथ में अनुराग ठाकुर के भाई अरुण धूमल। अब दोनों अपने ही लोग हैं, तो क्रिकेट को कैसे रोक सकते हैं? और क्रिकेट में तो पैसा मिलता है भाई, सब कुछ मिलता है। अब जब बीजेपी के नेताओं से ये देखिए, ये सब डिसीजन अमित शाह, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लेवल पे हो रहे हैं, लेकिन फजीयत हो रही है बीजेपी के बाकी नेताओं की। बीजेपी और संघ से जुड़े लोगों से जब ये सवाल पूछा जाता है तो देखिए क्या अजीब सा आंसर उनका होता है। ये एक, आपको मालूम है, संघी है, बहुत संघ के सपोर्टर हैं राकेश सिन्हा, और एक उनके साथ वही संघ सपोर्टर पत्रकार हैं हर्षवर्धन। जब किसी ने ये सवाल पूछा तो कैसे अटपटा गए और क्या अजीब जवाब दिया। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो काफ़ी हाईलाइट किया था पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ और उनके क्रिकेटर्स ने इंडिया के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली थी। तब ये स्टेटमेंट काफ़ी बोली गई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। तो अब 14 को क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ? क्यों हमारे क्रिकेटर्स उनके साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। खैर, ये अब डबल चेहरा बहुत ज़बरदस्त तरीके से खुलने लगा है। सच्चाइयाँ अब खुल रही हैं। अब मैं क्या बोलूँ, अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें खुल रही हैं बीजेपी के बारे में जो अब हैरान होता है। कई बार मैं खुद हैरान होता हूँ कि क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या बीजेपी ने हर चीज़ को ऐसे ले लिया था, अपनी बपौती टाइप समझ लिया था? हर चीज़ को ऐसे ट्रीट किया जा रहा था कि तो हमारी है, हमसे अलावा कोई कर नहीं सकता इसको। अब आपने, मैं जिक्र नहीं करना चाहता था लेकिन रेफरेंस के तौर पे कर रहा हूँ, कल आपने देखा होगा एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जहाँ पर बीजेपी के सो कॉल्ड पत्रकार प्रवक्ता बिना पैंट पहने बताओ एक डिबेट में दिखे। तो ऐसी चीज़ें, अजीब सी बातें कि हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे, ये सब ऐसा लगता है जैसे वो मान के चलने कि ये देश हमारी बपौती है, हम जो कहेंगे वही होगा, वही सबको मानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री अगर ये सब कहें तो ठीक है, ऐसा करें तो फिर भी समझ में आता है, गृह मंत्री करें समझ में आता है। ये तो बीजेपी का हर छोटे भैया नेता ऐसा करने लग गया है। अब ये चीज़ें जब खुल रही हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर जवाब कोई नहीं है, तो इसलिए कई अंधभक्त भी अब धीरे धीरे इनका साथ छोड़ रहे हैं। अभी आपके सामने एक ये है, देखिए, ये इनका नाम पता नहीं, शायद क्या यादव है, हाँ, अरुण यादव। देखिए लिखते हैं क्या है, एक साधारण हिंदू कट्टरवादी मोदी भक्त। इनके ट्विटर हैंडल में इन्होंने कल अपना जो है ट्विटर छोड़ा, बाकायदा लिखा कि जिन हिंदुओं के लिए मैंने सबसे लड़ाई करी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सबको बदनाम किया, वही सो कॉल्ड हिंदू इन्हीं के घर की महिलाओं को जो है वो धमकियां दे रहे थे, उनके साथ दुष्कर्म की धमकियां दे रहे, सब दे रहे। जब अपने पे आता है तो सब गलतियां सूझती है। तो ऐसे लोग कई हैं जो इस लाइन में लगे हुए हैं, जो धीरे धीरे छोड़ के अब पुराने ढर्रे पर आ रहे हैं, जो पुराना हिंदुस्तान हुआ करता था, जहाँ प्यार सौहार्द होता था, नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं होती थी। धीरे धीरे बहुत से लोग ऐसे आने लगे हैं। और आपको एक और दिखाता हूँ मैं, एक और मैंने एक दिन देखा था, उस भाई ने भी बहुत, एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि बड़ा दिल की बात कही थी जब उन्होंने जो है वो बीजेपी का साथ छोड़ा था, और बाकायदा खुले मन से उन्होंने कहा था, ये देखिए,
मनीष सिंह इनका नाम है, लिखते हैं आई वॉज वंस अ मोदी अंधभक्त बट देन आई रियलाइज दैट ही इज डिस्ट्रॉइंग द कंट्री टुडे इन 2025 व्हेन इकोनॉमी इज क्राइंग, यूथ इज जॉबलेस, इंडिया हैज़ लॉस्ट ऑल इट्स फ्रेंड्स ग्लोबली, मैनी लाइक मी हैव रियलाइज देयर मिस्टेक। और बाकायदा इस मनीष सिंह भाई ने अपने पुराने ट्वीट स्क्रीनशॉट उसके शेयर किए जहाँ ये सही में मोदी भक्ति में डूबे हुए नज़र आ रहे थे। तो ऐसे कई हैं जो धीरे धीरे टाटा बाय बाय कर रहे हैं, धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रहे हैं, और हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो तुरंत मोदी भक्त से बन के राहुल भक्त बन जाएंगे या अखिलेश भक्त बन जाएंगे। नहीं, ऐसा मैं तो नहीं चाहता कि एक भक्ति छोड़ के दूसरे भक्ति बन जाए। हम जैसे लोग तो सिंपल ये चाहते हैं कि जो अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है उन पे, वो किसी का भी हो सकता है, वो मोदी जी की अंधभक्ति का भी हो सकता है, वो संघ की अंधभक्ति का भी हो सकता है, वो राहुल गांधी की अंधभक्ति का भी हो सकता है, किसी का भी। मैं एक पत्रकार के नाते ही चाहता हूँ कि वो अंधभक्ति का चश्मा उतार के वही भारतीय बन जाए जो 2014 से पहले हुआ करता था, जहाँ सबको एक नज़र से देखा जाता था, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी थी, सबको समाज में एक बराबर या एक उससे देखा जाता था। ना हिंदू देखा जाता था, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना ईसाई, सब एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते थे। इसीलिए दुनिया भर के लोग भारत की संस्कृति को समझने के लिए यहाँ घूमने आते थे, यहाँ पढ़ने आते थे। वो भारत चाहिए बस, ना कि अंधभक्तों की फौज चाहिए। आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ये बातें और लोगों तक भी पहुँचे ना। ये जो मनीष सिंह या अरुण यादव जैसे लोग हैं उनकी और आंखें खुलें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नमस्कार।